नमस्कार। आज हम 8 फरवरी 2026 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनकी गहराइयों को समझेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर विज्ञान और अर्थव्यवस्था तक कई दिलचस्प खबरें हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय समाचारों पर। सबसे पहली खबर रेलवे से है। भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। जी, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलाई गई है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है ना। बिल्कुल। ड्यूल फ्यूल का मतलब यही है कि इंजन ज़रूरत के हिसाब से डीजल और एलएनजी दोनों पर चल सकता है। तो ये भारतीय रेलवे के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कदम है। अच्छा, अब रक्षा क्षेत्र में भी एक अहम खबर है। हाँ, रक्षा मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी गोला बारूद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसा हुआ। सीधे तौर पर ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक और मजबूत कदम है। नागपुर में इस इकाई के खुलने से न केवल हमारी सेना को गोला बारूद की सप्लाई मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सही है। और एक खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है। जी, ऑपरेशन शस्त्र। इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग होता है, जैसे अपनी शक्ति या भय का प्रदर्शन करना, उन लोगों को लक्षित करना है। ओह, मतलब जो लोग हथियारों के साथ तस्वीरें डालते हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में ये बहुत जरूरी हो गया है। कई लोग सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर या धमकी देकर एक तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेशन सीधे तौर पर ऐसे लोगों को लक्षित करेगा। तो इससे सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत होगी। निश्चित रूप से। खेल जगत से भी भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी, भारत 2026 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वाह! और ये कहाँ आयोजित होगा? इसके जो राइफल और पिस्टल इवेंट्स हैं, वो नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी मिलना देश के लिए गर्व की बात होती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत में अब विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और हम बड़े आयोजन सफलतापूर्वक करा सकते हैं। इससे देश में शूटिंग के खेल को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। ये तो हुई देश की बातें। अब जरा दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जी। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में फुएगो वोल्केनो मतलब फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। हाँ, और इसी वजह से ये काफी चर्चा में है। यहाँ भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जुड़ता है। रिंग ऑफ फायर। सही पकड़ा। फुएगो वोल्केनो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय क्षेत्र में आता है। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए इस क्षेत्र के टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, एक और सम्मान की खबर है जो भारत और भूटान के रिश्तों को और मजबूत करती है। जी, भूटान की राजमाता को भारत में एक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम है उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी प्राइज। यह भूटान की क्वीन ग्रैंडमदर को दिया गया है और पुरस्कार समारोह असम के कोकराझार में आयोजित किया गया था। तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि दो देशों के बीच रिश्तों का प्रतीक है। बिल्कुल, यह भारत और भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और नीतियों की। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। जी, राजस्थान का अलवर जिला देश का पहला फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। पहला फुली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अलवर जिले के हर नागरिक के पास किसी न किसी तरह का बीमा कवर है, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो या फसल बीमा। इसने 100% बीमा कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वाह, ये तो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मॉडल है। बिल्कुल। केरल सरकार ने भी एक अनोखी और जरूरी पहल की है। हाँ, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित एल्डरली बजट पेश किया है और ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य। और इसमें कितना बजट आवंटित किया गया है? इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 4,623 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये भारत की बदलती जनसंख्या की सच्चाई को स्वीकार करने जैसा है ना? सही कहा। भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उनके लिए अलग से बजट बनाना सिल्वर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी एक बड़ी घोषणा हुई है। जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम वैली प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये तो भविष्य की तकनीक है। बिल्कुल। इसमें कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार और स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने की क्षमता है।
आंध्र प्रदेश का ये कदम भारत को इस वैश्विक तकनीकी दौड़ में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। चलिए अब राज्य व्यवस्था और शासन यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नजरिए से कुछ खबरों को देखते हैं। जी, गोवा ने राज्य स्तरीय बर्ड एटलस लॉन्च किया है। हाँ, और केरल के बाद ऐसा करने वाला गोवा देश का दूसरा राज्य है। तो ये बर्ड एटलस होता क्या है? क्या ये सिर्फ पक्षियों की तस्वीरों की एक किताब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वैज्ञानिक दस्तावेज है जो बताता है कि किसी क्षेत्र में कौन सी प्रजाति के पक्षी कहाँ और कितनी संख्या में हैं। इसका मानचित्रण किया जाता है। अच्छा, तो ये डेटा आधारित शासन का एक उदाहरण हुआ। एकदम सही। ये डेटा सरकार को पर्यावरण संरक्षण की नीतियां बनाने और जलवायु परिवर्तन के असर को समझने में मदद करता है। और हमने असम के राज्यपाल द्वारा भूटान की रानी को दिए गए पुरस्कार की बात की थी। जी, ये शासन के सॉफ्ट पावर पहलू को उजागर करता है, जहां सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करना भी एक अहम जिम्मेदारी होती है। ये दो देशों के बीच गुडविल यानी सद्भावना को मजबूत करता है। और दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शास्त्र भी शासन का एक सक्रिय रूप है। हाँ, सोशल मीडिया की निगरानी करके सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना दिखाता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को कैसे ढाल रही हैं। लेकिन इसमें एक चुनौती भी होगी। बिल्कुल, चुनौती है नागरिकों की गोपनीयता और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना। अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की दुनिया की ओर। रिटेल सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर है। जी, वॉलमार्ट पहली रिटेल कंपनी बन गई है जिसने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप का आंकड़ा पार किया है। $1 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। ये वॉलमार्ट के वैश्विक दबदबे को दिखाता है। जी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक पारंपरिक दुकान वाली कंपनी ने कैसे टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके ये मुकाम हासिल किया। बैंकिंग में भी एक डिजिटल क्रांति हुई है। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया है। FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी, पहले विदेशी निवेशकों को भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। अब इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से भारत में विदेशी निवेश लाना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सीधे तौर पर बढ़ावा देता है। और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर में भी एक बड़ी खबर है। जी, क्वालकॉम ने भारत में एक नया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया है। कौन सा चिप? यह एक 2 नैनोमीटर चिप है जिसका अनावरण बेंगलुरु में IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। 2 नैनोमीटर, ये बहुत एडवांस्ड तकनीक है ना? बहुत ज्यादा। चिप पर सर्किट जितने छोटे होते हैं वे उतने ही ज्यादा शक्तिशाली और कम बिजली की खपत करने वाले होते हैं। भारत में इस एडवांस्ड चिप का लॉन्च होना देश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की महत्वाकांक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अब बजट और राजकोषीय अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। हमने केरल के एल्डरली बजट की बात की थी। जी, केरल ने अपने बजट का लगभग 19% हिस्सा यानी 4,623 करोड़ रुपए बुजुर्गों के लिए आवंटित किया है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। और इसमें सिर्फ पैसे का आवंटन ही नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, एक सीनियर सिटीजन कमीशन यानी वरिष्ठ नागरिक आयोग का भी गठन किया जाएगा। यह एक संस्थागत ढांचा तैयार करेगा जो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ट्रेंड दिख रहा है जहां राज्य विशेष जनसांख्यिकीय समूहों पर ध्यान दे रहे हैं। सही। और अगर हम पूरे देश के पैमाने पर देखें तो भारत के केंद्रीय बजट का आकार क्या है? यूनियन बजट का आकार लगभग 53 लाख करोड़ रुपए है और इस बजट में सामाजिक कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट्स, इंडेक्स और रैंकिंग्स पर। जी। उड़ीसा में स्थित पैराद्वीप पोर्ट ने स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड्स 2022 में क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार दिखाता है कि स्वच्छ भारत अभियान अब सिर्फ शहरों और गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि बंदरगाहों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका असर दिख रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भी आ गया है। इसमें भारत की क्या रैंक है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 80वें स्थान पर है। 80वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन है? शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है, हमेशा की तरह। कुछ और आंकड़े भी हैं, जैसे साक्षरता दर। हाँ, भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 80.9% दर्ज की गई है। और वैश्विक सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान? भारत वैश्विक रोड नेटवर्क में दूसरे स्थान पर है। तो साक्षरता दर में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सड़क नेटवर्क में हम काफी आगे हैं। बिल्कुल। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रोमांचक दुनिया में चलते हैं। हेवन 1 नाम का एक स्पेस स्टेशन विकसित किया जा रहा है। जी, और ये दुनिया का पहला निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन होगा। फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। निजी मतलब प्राइवेट कंपनी बना रही है। हाँ, इसे वास्ट स्पेस नाम की एक कंपनी SpaceX के साथ साझेदारी में विकसित कर रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ सरकारी एजेंसियों का काम नहीं रहेगा, एक नई स्पेस इकोनॉमी का जन्म होगा। चीन ने भी एक चौंकाने वाली घोषणा की है। जी, चीन ने एक स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर की घोषणा की है। अंतरिक्ष में डेटा सेंटर?
हाँ, इसका उद्देश्य कक्षा यानी ऑर्बिट में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्थापित करना है। धरती पर डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अंतरिक्ष में ये समस्या नहीं होगी। ये चीन को एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकता है। भारत में भी एआई को लेकर काफी हलचल है। जी, एआई और फिनटेक पर केंद्रित ब्लैक स्वान समिट का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। भुवनेश्वर में? हाँ, भुवनेश्वर अब भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने पोलो एआई नाम का एक टूल भी लॉन्च किया है। अब रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। जी अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाँ, ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। अग्नि 3 भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक मजबूत स्तंभ है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसका हर सफल परीक्षण हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है। बिल्कुल, और हमारी स्वदेशी मिसाइल तकनीक की विश्वसनीयता को भी प्रमाणित करता है। बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर भी एक अहम कदम उठाया गया है। जी, तूतीकोरिन में स्थित वॉक पोर्ट ने एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया है और ऐसा करने वाला ये दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह है। एंटी ड्रोन सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज के समय में ड्रोन एक नया और गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं, खासकर बंदरगाहों और तेल रिफाइनरीज जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों के लिए। ये सिस्टम किसी भी खतरनाक ड्रोन का पता लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने भी कुछ लॉन्च किया है। हाँ, रूस ने खबारोव्स्क पनडुब्बी लॉन्च की है। ये पनडुब्बी पोसाइडन परमाणु ड्रोन ले जाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है। पोसाइडन, इसे तो प्रलय का हथियार भी कहते हैं। सही कहा। खबारोव्स्क जैसी पनडुब्बियां नौसैनिक युद्ध की पूरी रणनीति को बदल सकती हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, नागपुर में नई एम्यूनिशन यूनिट का उद्घाटन भी हमारी रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूत करेगा। जी बिल्कुल। अब पर्यावरण और भूगोल से जुड़ी खबरों पर आते हैं। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़ गई है। जी, अब कुल संख्या 98 हो गई है। हाल ही में बिहार और आंध्र प्रदेश से नए स्थल इसमें जोड़े गए हैं। 98? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां यानी वेटलैंड्स होती हैं। इनकी संख्या का बढ़ना दिखाता है कि भारत जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कितना गंभीर है। गोवा का व्यापक बर्ड एटलस भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। हाँ, ये गोवा की समृद्ध पक्षी विविधता को वैज्ञानिक रूप से दर्ज करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल में ग्वाटेमाला में फ्वेगो वोल्केनो का फटना। जी, ये हमें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की याद दिलाता है और ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। ये छात्रों के लिए एक रिमाइंडर है। और पारादीप पोर्ट को जो सबसे स्वच्छ बंदरगाह का खिताब मिला है, वो भी पर्यावरण से जुड़ा है। हाँ, ये उसकी पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए ही मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलनों की। ब्लैक स्वान समिट 2026। जी, इसका आयोजन भारत में किया गया। आयोजन स्थल था ओडिशा का भुवनेश्वर शहर। और इस शिखर सम्मेलन का फोकस क्या था? इसका फोकस एआई, फिनटेक और इंशोटेक पर था। भारत में इस स्तर के वैश्विक शिखर सम्मेलन का होना देश को निम्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करता है। खेलों की दुनिया में एक बड़ा आयोजन तय हो गया है, विंटर ओलंपिक्स 2026। जी, इसकी मेजबानी इटली द्वारा की जाएगी और मेजबान शहर होंगे मिलान और कॉर्टिना। मिलान और कॉर्टिना इटली में। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान देश और शहर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा जैसा हमने चर्चा की, भारत 2026 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और ग्लोबल टीचर प्राइज दुबई में प्रदान किया गया। अब खेल समाचारों पर थोड़ा और विस्तार से नजर डालते हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है क्रिकेट में। जी, भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। वाह! और मेजबान देश कौन था? मेजबान देश जिम्बाब्वे था। परीक्षा के लिहाज से 3 बातें जरूरी हैं: विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड और मेजबान देश जिम्बाब्वे। विंटर ओलंपिक्स 2026 जो इटली में होंगे, उनके शुभंकर यानी मैस्कॉट्स भी घोषित हो गए हैं। हाँ, उनके शुभंकर हैं टीना और मिलो, जो स्टोट जैसे जीव हैं। बड़े खेल आयोजनों के शुभंकर अक्सर पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत खेलों में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। जी, युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने यूएसए में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन में PSA ब्रॉन्ज टाइटल जीता है। अनाहत सिंह ये एक उभरती हुई सितारा है। बिल्कुल, और ये भी दिखाती है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी भारत की नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और पैरा खेलों में भी एक अच्छी खबर है। जी, झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रो बॉल में स्वर्ण पदक जीता है। पैरा एथलीटों की ये सफलता बहुत प्रेरणादायक है। चलिए अब पुरस्कार और सम्मान श्रेणी पर आते हैं। एक बहुत बड़ा सम्मान एक भारतीय शिक्षिका को मिला है। जी, रुबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है और ये बहुत खास है क्योंकि वो ये विशिष्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय शिक्षिका हैं। पहली भारतीय शिक्षिका। इस पुरस्कार को तो शिक्षा का नोबेल भी कहते हैं ना? सही कहा। इस पुरस्कार की राशि $1 मिलियन है
और ये उन्हें शिक्षा में सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। भूटान की रानी को मिले सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार की भी हमने बात की थी। जी, जो असम की बोडोलैंड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। एक और दिलचस्प सम्मान जी चंद्रमौली को मिला है। हाँ, उन्होंने आकाश मिसाइल पर एक किताब लिखी है। उन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिसाइल पर किताब लिखने के लिए पद्मश्री। जी, ये रक्षा, प्रौद्योगिकी और साहित्य का एक अनूठा संगम है। भारत की एक महत्वपूर्ण स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का दस्तावेजीकरण करने के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ नियुक्तियों और दुखद निधनों की बात करते हैं। जी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री और शिक्षाविद आंद्रे बेतेले का हाल ही में निधन हो गया। ओह, यह अकादमिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, वो जाति और वर्ग यानी कास्ट एंड क्लास पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद जो खबरों में रहे उन्हें भी याद कर लेते हैं। जी, जैसे अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री हैं, जस्टिस अब्दुल नजीर, वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इन पदों को याद रखना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये उन खबरों से जुड़े हैं जिनकी हमने आज चर्चा की। सही। अब फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिनों और उनकी थीम पर एक नजर डालते हैं। जी, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, जो हमारी रामसर साइट्स की चर्चा से सीधे जुड़ता है। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे, जी, सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। भारत ने आयुष वीजा नाम की एक नई वीजा श्रेणी भी शुरू की है। ये क्या है? ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। इसका मकसद उन विदेशी नागरिकों को आसानी से वीजा देना है जो भारत में पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद या योग के लिए आना चाहते हैं। तो ये मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा? बिल्कुल, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को। और फरवरी में सेफर इंटरनेट डे भी मनाया गया। जी, जिसकी थीम बच्चों के लिए साइबर सेफ्टी पर केंद्रित थी। ये थीम स्पेन के बैन और दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन से पूरी तरह मेल खाती है। ठीक है, अब तक हमने बहुत सारी जानकारी को विस्तार से समझा है। चलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए कुछ सबसे जरूरी तथ्यों का एक त्वरित रिवीजन करते हैं। जी बिल्कुल। पहला, निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा है? हेवन 1। एशियन शूटिंग 2026 का मेजबान? भारत, नई दिल्ली में। किस रिटेल कंपनी ने हाल ही में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया? वॉलमार्ट। 2025 का सबसे स्वच्छ बंदरगाह? पारादीप। U19 क्रिकेट विजेता? भारत। विंटर ओलंपिक्स 2026 का मेजबान? इटली। और फ्यूगो वोल्केनो कहाँ है? ग्वाटेमाला में। और ऑपरेशन शास्त्रा? यह है दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया है। बहुत बढ़िया। अब कुछ विश्लेषणात्मक बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो मेंस परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जी। पहला बिंदु है स्पेस AI डेटा सेंटर्स। इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि धरती पर डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा ऊर्जा और पानी खर्च होता है। अंतरिक्ष में ये समस्याएं नहीं है। और चीन इसमें अग्रणी है। हाँ, जो उसे एक बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकता है। आकाश मिसाइल पर एक विश्लेषणात्मक बिंदु क्या हो सकता है? आकाश मिसाइल आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्वदेशी रूप से विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे राजेंद्र रडार तकनीक का समर्थन प्राप्त है। ये दिखाती है कि भारत जटिल रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है। केरल का एल्डरली बजट भी एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विषय है ना? हाँ, क्योंकि ये भारत की बढ़ती उम्र वाली आबादी के सामाजिक आर्थिक पहलू को संबोधित करता है। ये सिल्वर इकोनॉमी नीति के लिए एक मिसाल कायम करता है। और अंत में LNG डीजल ट्रेन, इसका क्या महत्व है? ये भारतीय रेलवे में ग्रीनर रेल की ओर एक बड़ा बदलाव है जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। इसका दीर्घकालीन पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ होगा। चलिए अंत में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स और कीवर्ड्स देख लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। जी। दुबई लूप, ये क्या है? यह द बोरिंग कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक भूमिगत परिवहन प्रणाली है। भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? ये कर्नाटक के हुबली में है। पनामा कनाल किन 2 महासागरों को जोड़ता है? ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा बंदरगाह है? जी, जबकि JNPT सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और सबसे गहरा बंदरगाह? वो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। और एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह? कांडला, गुजरात में। बहुत खूब। आज हमने 8 फरवरी 2026 के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से कवर कर लिया है। इस सत्र का PDF डाउनलोड करने और अतिरिक्त परीक्षा सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम जल्द ही अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे।